कि मोल कॉन्सेप्ट में आपका मोल क्या होता है, एक मोल के अंदर कोई संख्या कितनी आती है। मोल के थ्रू बेटा आप किसी एटम का नंबर बता सकते हैं। मोल के थ्रू आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। मोल्स के थ्रू आप मॉलिक्यूल्स का नंबर बता सकते हैं। तो सोचिए मोल आपके लिए कितना हेल्पफुल है कि मोल के थ्रू आप क्या क्या बता सकते हैं। और ये जितने भी नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MKC नीट पे मिल जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन करके ये जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं आप ले सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी केमिस्ट्री गुरु पूजा मैम। आपको बेटा मैं फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके बिना ना फिजिकल बनती है, ना ऑर्गेनिक बनती है, ना इनऑर्गेनिक बनती है, इस चैप्टर को मैं रिवाइज कराऊंगी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। और इस क्लास को शुरू करते हैं खूबसूरत कोट के साथ, मल्टीपल रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की ऑफ योर सक्सेस। ये देख लीजिए, इस चैप्टर के ये टॉपिक्स है, मैम आज कराएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैम ने बताया ये रिवीजन क्लास है, ये पूरा चैप्टर मैम आपको 15 मिनट में रिवाइज करा रही है। तो चलिए देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में आपका मोल क्या होता है। तो मोल बेटा एक नंबर है, एक SI यूनिट है। ठीक है, उस नंबर में 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक मोल के अंदर कोई संख्या कितनी आती है? तो एक मोल के अंदर 6.023। जैसे अगर मुझे 1 मोल केले लेने होंगे तो इतने केले मिलेंगे, अगर मुझे 2 मोल संतरे खरीदने होंगे तो मुझे इतने संतरे मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो मोल क्या बताते हैं? संतरे। जैसे 1 दर्जन के अंदर किसी की जो संख्या या नंबर होते हैं वो होती है 12, उसी तरीके से 1 मोल के अंदर वो नंबर होता है 6.022 10⁻23। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोल क्या बताता है? नंबर बताता है। जैसे हम दर्जन के थ्रू किसी नंबर को बताते हैं कि 1 दर्जन में वो किसी वस्तु की संख्या 12 होती है, उसी तरीके से 1 मोल के अंदर उस ऑब्जेक्ट का नंबर इतना हो जाता है। अब हम देखते हैं मोल के द्वारा आप क्या क्या बता सकते हैं। तो मोल के थ्रू बेटा आप किसी एटम का नंबर बता सकते हैं। मोल के थ्रू आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। मोल्स के थ्रू आप मॉलिक्यूल्स का नंबर बता सकते हैं। तो सोचिए मोल आपके लिए कितना हेल्पफुल है कि मोल के थ्रू आप क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए देखिए इसे। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि अब मोल के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। जैसे मैंने कहा कि आपको टॉपिक के साथ साथ मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगी। तो चलिए देखते हैं, ये है आपके बेटा क्वेश्चंस। यहाँ पे स्मॉल जो n है वो है नंबर ऑफ मोल्स, W क्या रिप्रेजेंट करता है? गिवन वेट, M क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूलर वेट, N क्या रिप्रेजेंट करता है? गिवन नंबर, Na क्या है? एवोगैड्रो कांस्टेंट, वो है आपका 6.022 10⁻23। V क्या है आपका? गिवन वॉल्यूम 22.4, ये क्या है आपका? STP पे गैस के लिए जो है कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को मर्ज कर दूं, देखो इस फॉर्मूले को मर्ज करके भी मैंने 3 फॉर्मूले बनाए हैं। फॉर्मूला 1 और 2 को मर्ज करेंगे तो ये बनेगा, फॉर्मूला 2 और 3 को मर्ज करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, 1 और 3 को मर्ज करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम H2O। अब आपको मोल्स बताना है 180 ग्राम पानी में, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला, N = W/M। W गिवन वेट, M मॉलिक्यूलर वेट। तो क्वेश्चन में देखो गिवन वेट कितना दे रखा है आपको? 180, तो 180 यहाँ पे पुट कर दो। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 18 होता है, तो 18 यहाँ पे रख दो। अब जब आप इसको 18 से 180 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 मोल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन में? 10 मोल। ठीक है, आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना अगर ये समझ में नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, जो जो दे रखा है उस चीज को ऐड करके देखिए कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन में मोल N पूछ रखा था, ठीक है, उसके बाद आपको W दे रखा था। ठीक है, तो N और W से कौन सा फॉर्मूला बन सकता है? तो अगर आप इन तीनों में देखोगे N और W से फॉर्मूला नंबर 1 बन सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? फॉर्मूला नंबर 1 को पिक कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि 40 ग्राम
48 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कि 48 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स के नंबर होंगे। तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 48 लिखा है, यानी W का मेंशन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपका किसका मेंशन हो रहा है, नंबर पूछ रहा है, यानी N का जिक्र हो रहा है आपके क्वेश्चन में। एक तो W का जिक्र हो रहा है और एक तो N का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आपको वेट दे रखा है, नंबर पूछ रहा है। तो W और N को मिला के कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, तो बेटा W और N को मिला के ये वाला फॉर्मूला बनता है। देखो W और N किसी फॉर्मूले में दिख रहे हैं क्या, देखो कहीं दिख रहे नहीं, इस वाले फॉर्मूले में दिख रहे हैं। तो W और N को मिला के ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे आप W का जो वैल्यू है वो रखिए, M रखिए, N रखिए और इसको क्या करिए आप कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट कर देंगे तो आपका ये डिजिट आ जाएगा। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन थर्ड देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी। आपको क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एसटीपी पे। तो देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, उसी तरीके से वॉल्यूम है और वेट है। तो वॉल्यूम और वेट को मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है, ये वाला थर्ड फॉर्मूला। इस थर्ड फॉर्मूले को रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए इस फॉर्मूले को रख के आपने कैलकुलेट करा, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये वाली जो स्लाइड है आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जितने भी नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MKC नीट पे मिल जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन करके ये जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स का मास को कैसे बताया जाता है। तो चलिए देखिए, एटम का जो मास होता है वो कार्बन एटम के 1/12 के बराबर होता है, ये चीज सभी को पता है। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 AMU के थ्रू। 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻24 ग्राम। अब एटम के मास को हम 3 तरीके से बता सकते हैं, आम, गाम, राम। आम का मतलब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, गाम का मतलब ग्राम एटॉमिक मास, राम का मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आम कैसे देखोगे, तो अगर किसी के मास के आगे आपने U या MU लगा दिया तो वो आम हो गया। अगर उसके मास के आगे आपने ग्राम जोड़ दिया तो वो गाम हो गया। अब कोई भी यूनिट नहीं है उसके मास के सामने तो वो क्या हो गया, राम, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास। उसी तरीके से एटम देखो, अब एटम से आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अब एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो ये सब मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, अगर आपने किसी मॉलिक्यूल के मास के आगे ग्राम लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। और एक आपको नोट यहाँ पे स्पेशल याद करके रखना है कि जो किसी का भी मास है, अगर आपने चाहे एटम का मास हो चाहे मॉलिक्यूल का मास हो, बार बार कह रही हूँ, किसी भी एटम का मास हो या मॉलिक्यूल का मास हो, उसके मास के आगे अगर आपने बेटा ग्राम जोड़ दिया, ठीक है, एटम का मास हो या मॉलिक्यूल का मास हो, अगर आपने ग्राम जोड़ दिया तो मतलब वो 1 मोल का मास बताएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए देखिए इसे। उसके बाद अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन आपका टर्म, कि कंसंट्रेशन टर्म्स किस तरीके से बताई जाती हैं। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको क्या होता है, सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है आपका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला होता है परसेंटेज बाय वेट, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ का, ठीक है। और ये सभी में आप एक कॉमन चीज देख रहे हो कि हमेशा ऊपर किसको लिखा जाता है, सॉल्यूट को लिखा जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है, सॉल्यूशन को, ठीक है। अब उसके बाद मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन। और मोलैरिटी को बेटा हमेशा याद रखेंगे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। अब देखिए मोलैरिटी का क्वेश्चन कि 200 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH है और उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्यूट का यहाँ पे मोल निकालना होगा। तो मोल किस तरीके से निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट भी 40 ग्राम था और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट भी 40 होता है। 40/40 कितना हो गया आपका, 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने निकाल लिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, मोल आपका 1 है, सॉल्यूशन कितना दे रखा है, यहाँ पे आपने इसका सॉल्यूट का मोल निकाला 1, सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपका 200 ml,
इंटू 1000। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू रहती है लीटर में लेना चाहिए। अगर लीटर नहीं ml में दे रखा है तो आप 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मोल पर लीटर। उसके बाद देखते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है आपका? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का जो है वॉल्यूम इन केजी, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। इसका क्वेश्चन देखिए कि 500 ग्राम वाटर कंटेन 9.8 ग्राम H2SO4, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए मोल्स निकाल लीजिए पहले। अब मोल्स निकल गया तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूले में मोल्स रखिए, वेट रखिए और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किस में दे रखा है? ग्राम में, और हमको फॉर्मूले में किस में लेना है? केजी में। तो हमको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या बताता है कि कोई अगर सिस्टम है उसमें गैस ए है और गैस बी है, तो दोनों के मोल कितने हैं? मोल मतलब मोल क्या बताता है भाई? संख्या बताता है। तो अब ए के एटम्स की कितनी संख्या होगी टोटल, बी के एटम्स की कितनी संख्या होगी, यानी हम उनका क्या निकाल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का देखो फॉर्मूला, ये Na क्या है? ए के मोल्स, और Nb क्या है? बी के मोल्स। इस तरीके से, ठीक है। Na का मतलब होता है Na के मोल्स, Nb मतलब बी के मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ए का ये फॉर्मूला होगा, मोल फ्रैक्शन बी का ये फॉर्मूला होगा, और हमेशा याद रखेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन का एडिशन होता है वो 1 होता है। अब पीपीएम सोल्यूशन क्या होता है ये देखिए। पीपीएम सोल्यूशन का मतलब होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। तो अब 1 मिलियन बराबर होता है 6 आपका 10⁶, यानी 10 लाख। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, तो ये पीपीएम सोल्यूशन का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि बेटा ये रिवीजन है तो मैम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हैं, इसलिए अब स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस देखते हैं। स्टोइकियोमेट्री में आप क्या पढ़ते हो? एनी केमिकल रिएक्शन ऑकर अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आप हमेशा स्टोइकियोमेट्री में एक बैलेंस्ड केमिकल जो रिएक्शंस है उसका कैलकुलेशंस करते हो। तो देखो कैसे करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस तरीके से रिएक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है यहाँ से सोल्यूशन रिएक्शन को बैलेंस करने का काम करना है। तो देखो मैंने रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा है। यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, यहाँ पर भी वही होंगे एटम्स के नंबर। अब यहाँ पे देखो इस रिएक्शन को पढ़ो। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनाता है? 1 मोल CO2। ठीक है, यहाँ पे 10 ग्राम दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस 10 ग्राम का पहले हम क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। तो 10 ग्राम का मोल कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके मोल निकाल लिया। तो अब यहाँ पे हम मोल की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। अब 1 मोल आपका कितना देता है? 1 मोल CO2, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 देता है, तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा? तो आपको यहाँ पे यूनिटरी मेथड में क्या करना होता है? ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो दूसरे और तीसरे को क्या करो? गुणा कर दो और पहले से भाग दे दो, तो आंसर आ जाता है यूनिटरी मेथड का। ठीक है, आपको ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल MKC नीट पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें अगर 2 रिएक्टेंट होते हैं तो हो सकता है एक रिएक्टेंट अधिक मात्रा में हो और एक रिएक्टेंट कम मात्रा में हो। तो जो रिएक्टेंट कम मात्रा में होगा वो जल्दी यूज हो जाएगा और रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। तो जिसका अमाउंट कम होता है उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम बैलेंस रिएक्शन लिखने का, उसके बाद आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, जैसे कि H2 के 2 मोल लिए और O2 के 2 मोल लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? लिमिटिंग रिएजेंट यानी LR कैसे निकालोगे? गिवन मोल, N का मतलब है गिवन मोल, SC का मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो गिवन मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू छोटी होगी वो होगा LR, तो H की वैल्यू छोटी है तो ये हो गया हमारा LR। अब यहाँ पे देखो एक बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमको क्या करना है कि ये निकालना है कि जो Z है कितने अमाउंट में बनेगा। अब X के 4 मोल दे रखे हैं, Y के 9 मोल दे रखे हैं। तो अब आपको वही करना है, सेम यही फॉर्मूला लगाना है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे गिवन मोल रखा, आगे में जो संख्या लिखी रहती है किसी भी रिएक्शन के उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन मोल अपॉन रखा, कैलकुलेट कर दिया। ये छोटा है तो ये क्या होगा? LR। यही बताएगा कि कितना हमारा प्रोडक्ट Z बनेगा।
ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट कितना Z बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखेंगे कि जब पढ़ेंगे, जब 2 मोल आपका 1 मोल Z बनाता है, देखो जब 2 मोल 1 मोल Z बनाता है तो 4 मोल कितना बनाएगा, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे को गुणा करो, दूसरा और तीसरा 1 और 4 को गुणा करो और पहले से भाग दे दो, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेपर डेंसिटी 2 इंटू वेपर डेंसिटी किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है। अब उसके बाद बेटा केमिकल कॉम्बिनेशंस, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि आप मास को ना बना सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बताता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बताता है कि आप नदी का पानी लाए, नाले का लाए या कुएं का लाए, कहीं से भी पानी लेके आए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बताता है कि जो एक एलिमेंट क्या होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी H 2 है और ये किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, ये 1 और ये 2। अब एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या बताता है कि अगर प्रेशर और कंडीशन सेम या कांस्टेंट है तो कोई भी गैस हो उसके अगर 1 मोल क्या होंगे, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। सेम प्रेशर यानी कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे किसी भी गैस का 1 मोल क्या होता है, वो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद बच्चे तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उनको ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है। जो उसके पूरे स्ट्रक्चर को बताए, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन के क्या होते हैं, जो है संख्या को बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला बेटा क्या बताता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला उनका रेशियो यानी अनुपात बताता है। इसमें 6 और 6 ने 6 और 6 का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1 और 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि हमने देखा बेटा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा रेशियो बताने का काम करता है, ठीक है। तो देखते कैसे रेशियो बनता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस तरीके का टेबल बना लेना होगा, ठीक है। जैसे मैम ने लिखा आप टेबल बनाएंगे, यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा है कि इतना 69.9% आयरन है, मतलब 100 ग्राम में 69.9 ग्राम आयरन है और 30.1 क्या है, डाई ऑक्सीजन है। इसका हमको क्या करना है, लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इतने परसेंट को इतने 100 में इतना ग्राम होगा, इतना ग्राम होगा, मान लेते हैं 56 क्या है, इसका एटॉमिक मास है और ये क्या है बेटा, इसका एटॉमिक मास है। अब इसको क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड कर देंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स यहाँ पे कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, मोल्स निकालना है। तो यहाँ पे जो गिवन वेट है उसे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देंगे। मोल्स निकाला, मोल्स निकालने के बाद जो छोटी वाली डिजिट होती है, हमने मोल्स निकाला, इन दोनों में छोटी डिजिट कौन है, 1.25। 1.25 से फिर क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो इसको हमको क्या करना, होल नंबर में लेके जाना। तो होल नंबर में ले जाने के लिए हमको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। यदि इन दोनों में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा बेटा, Fe2 हो जाएगा और O 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा कि आपने 15 मिनट में फुल रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।